मेरा नाम आरूही है। मेरे पापा का देहांत मेरे बचपन में ही हो चुका था और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। माँ बताती थी कि जब तक पापा जिंदा थे हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, मगर जब पापा का देहांत हुआ तो मेरे चाचा यानी कि मम्मी के देवर ने मुझे और मेरे माँ को घर से निकाल कर वहाँ कब्जा कर लिया था। मेरी माँ की बहन शहर में रहती थी, वो वहाँ घरों में काम किया करती थी। माँ ने उनसे बात की तो उन्होंने माँ को भी 2 जगह पर काम पे लगवा दिया। इस तरह माँ मुझे लेकर शहर आ गई। माँ को 2 घरों में काम तो मिल गया था, मगर रहने को जगह नहीं मिली थी। इसीलिए माँ शुरू में अपनी मौसी के लड़की के साथ रहने लगी, जिसने माँ को काम पर लगवाया था। मौसी के 2 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, और वो विधवा थीं। उनकी 2 बेटियां बड़ी थीं मगर पढ़ती नहीं थीं। उनमें से एक माँ के साथ काम पर जाती और दूसरी घर पर रुकती थी। मौसी का बेटा 5 साल का था और वो स्कूल जाता था। जब माँ शहर आई इस वक्त मैं 12 साल की थी। वो मुझे मौसी की बड़ी बेटी के पास छोड़कर खुद काम पर चली जाती और शाम को वापस आया करती। मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी, मगर जब से हम शहर आए थे मैंने पढ़ाई छोड़ दी। माँ कहती थी कि कुछ पैसे जमा हो जाए और यहाँ के रास्तों से थोड़ी पहचान हो जाए तो तुझे स्कूल में डाल दूंगी। और 1-2 महीने बाद जब माँ को नए बंगले में काम मिला तो वही रहने का इंतजाम भी हो गया, क्योंकि वहाँ माँ सुबह से रात तक काम संभालती थी। इसीलिए वहाँ के मालिक ने हमें एक कमरा दे दिया। हमारे कमरे के पास 1-2 कमरे और भी थे। बंगले के लगातार नौकर वहीं पर रहते थे, मगर बंगला जिसका था वो शहर के मशहूर और अमीर आदमी थे और उनकी बीवी को किचन संभालने के लिए एक ऐसी नौकरानी की ज़रूरत थी जो सफाई के साथ काम करती हो। माँ ने मालकिन को उनकी मर्जी के मुताबिक काम करके दिखाया तो उन्होंने माँ को नौकरी दे दी। फ्री में रहने के साथ साथ खाना भी मिलता था। और प्रॉब्लम था तो मेरी पढ़ाई का। एक दिन माँ ने मालकिन से बात की कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है और मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। मालकिन यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। मेरी माँ ने अपनी बच्ची को स्कूल भेजने की बात की है। उन्होंने अपने चौकीदार से कहकर माँ को स्कूल में भेज दिया, जहाँ चौकीदार के बच्चे पढ़ते थे और सबकी पढ़ाई का खर्चा भी मालकिन ही देती थी। माँ उनको बहुत दुआएं देती, क्योंकि ऐसे बड़े दिल वाले लोग हर जगह नहीं रहते। हमें इस बंगले में रहते हुए 3 साल गुजर गए थे। माँ खाना बनाने में इस तरह माहिर हो चुकी थी कि मालकिन के एक इशारे पर हर तरह का खाना तैयार कर देती। यहाँ तक कि छोटी मोटी पार्टी के लिए माँ ही खाना तैयार करती थी। मैं 16 साल की हो गई थी और 10वीं पूरी होने में 6 महीना ही बाकी था। सब कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और कहीं से भी एक गरीब नौकरानी की बेटी नहीं लगती, मगर मुझे गर्व था कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मेहनत से अपनी मेहनत की कमाई से पाला है। और शायद यही वजह थी कि ऊपर वाले ने भी माँ को अकेला नहीं छोड़ा था और मालकिन की शक्ल में हमें एक बेहतरीन मददगार भेज दिया था। जब मेरी 12वीं पूरी हुई तो मैंने माँ के कहने पर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं चाहती थी कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं और नर्स बन जाने पर जॉब कर लूं। फिर माँ यह नौकरी छोड़ देंगी, क्योंकि अब माँ कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा दिल करता था कि अब माँ आराम करे और मैं इसी तरह मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। मगर नर्सिंग के 3रे साल में मेरी ज़िंदगी का पहला झटका मुझे लगा। वो थी मेरी माँ की जुदाई। माँ एक दिन किचन में काम करते करते बेहोश होकर गिर गई और फिर माँ को कभी होश नहीं आया। चौकीदार और उसकी बीवी माँ को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से माँ का देहांत हो गया है। मुझ पर यह खबर कयामत की तरह थी। मैं जानती थी कि जमाना एक जवान अकेली लड़की को सुकून से जीने नहीं देता और मेरा तो माँ के सिवा इस दुनिया में कोई था भी नहीं। उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। माँ को मरे हुए 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन मालकिन ने मुझे बुलाया और पूछने लगी कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहती हो। मैंने उनसे विनती किया कि मुझे हॉस्टल में शिफ्ट होना है और पढ़ाई पूरी होते ही मैं जॉब कर लूँगी और आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मालकिन मेरी बात गौर से सुनती रही और फिर कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है, अब हमारा भी इतना हक बनता है
कि हम उसकी बेटी का ख्याल रखें, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने उनसे कहा कि जी बताइए, क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने और पढ़ाई पूरी करने का पूरा खर्च हर महीने देती रहूँगी, जो तुम हर महीने की पहली तारीख को आकर मुझसे ले जाया करना। मगर शर्त यह है कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं कोई सही सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शर्त सुनकर मेरी जान में जान आ गई और मैं समझ गई कि वो चाहती हैं कि मैं अपने घर की हो जाऊं ताकि मैं अकेली ना रहूं। और मैं जानती थी कि मालकिन बहुत ही अच्छी औरत है। इसी वजह से मैंने उनकी शर्त मान ली और वादा किया कि मैं ऐसा ही करूंगी। आप जहां बेहतर समझेंगी मैं शादी कर लूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लग गई और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मालकिन मेरी 6 महीने की फीस भी जमा करवा चुकी थी और मुझे खर्च करने के लिए कुछ पैसे भी देती थी। हॉस्टल आने के बाद मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ कर दिया। मैं पढ़ाई में बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अब तो बड़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रही थी। अपनी हर कामयाबी पर मुझे माँ बहुत याद आती, तब मुझे बहुत रोना आता। हॉस्टल में मेरी एक रूममेट थी जिसका नाम अनु था। वो मिडिल क्लास घराने से थी और अक्सर मुझसे बात करने लग जाती। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था। उसका रिश्ता किसी गांव से था, इसीलिए यहाँ हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई और ट्रेनिंग ले रही थी। अनु बड़ी दिल की लड़की थी। इसके पापा की गांव में एक छोटी सी दुकान भी थी और घर में माँ पापा के अलावा भाई और भाभी भी रहते थे। वो बताती थी कि उसकी भाभी बहुत तेज तराक औरत है और इसी वजह से वो चाहती है कि नर्स बनकर जॉब करे तो अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही रख लेगी। इसीलिए इसने भी बहुत मेहनत की। मुझे वो अपनी अपनी सी लगती, मगर इसके बावजूद भी इससे ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी मुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझसे पूछती रहती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और फिर एक दिन मैंने इसे अपने बारे में सब बता दिया। मैं रो रही थी, वो भी रोने लग गई और फिर उसने अपने और मेरे आंसू साफ किए और कहने लगी कि जिंदगी में खुद को अकेला नहीं समझना, आज से हम दोनों बहनें हैं और फिर हम दोनों हर जगह साथ ही दिखाई देते हैं। कमरा हमारा वैसे भी एक साथ था। अनु से दोस्ती के बाद मेरा अकेलापन बहुत हद तक दूर हो गया था। अब मैं हर महीने जब मालकिन से मिलने जाती तो अनु मुझे जल्दी वापस आने को कहती, इसीलिए मैं मालकिन से मिलकर 2-4 घंटे में ही वापस आ जाया करती थी। और जब अनु अपने मम्मी पापा से मिलने गांव जाती तो वो 1 हफ्ता लगा देती। तब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती, लेकिन जल्दी ही हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और हम दोनों को एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब मिल गई। मगर हमने सरकारी अस्पताल में भी अप्लाई कर दिया था। जब मैं बाद में मालकिन से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कर देती मुझे चैन नहीं आने वाला। मैंने कुछ जानने वालों से तुम्हारे रिश्ते को कह दिया है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब अपने वादे से मुकर भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने मालकिन को कह दिया कि ठीक है, अब जैसे सही समझें। और दूसरी तरफ अनु भी किसी अच्छी नौकरी के इंतजार में थी ताकि यहाँ पर कोई घर किराए पर लेकर अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला ले। मगर उसके पापा ने भी उसकी शादी का फैसला सुनाकर शहर आने से इनकार कर दिया। उसके पापा ने कहा कि हम रिश्ते देख रहे हैं, जैसे ही अच्छा रिश्ता मिला हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम्हारे पति की मर्जी है तुम्हें नौकरी करने दे या रोके। अनु को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि क्या फायदा हुआ पढ़ लिख कर नर्स बनने का, अगर शादी करके घर ही बैठना था तो इतनी मेहनत क्यों की। मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। हम दोनों ही अपनी आने वाली जिंदगी के फैसलों का इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। मगर हमारे साथ जो हुआ वो किसी तरह भी हमारे दिल और दिमाग में नहीं था। एक बड़ी कयामत थी जो मुझ पर टूटी थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन अस्पताल में एक नौजवान मरीज दाखिल हुआ। वो लड़का किसी अमीर बाप का बेटा था और बहुत ही बदतमीज किस्म का लड़का था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो जब आया उस वक्त ड्यूटी पर मैं थी। इसे मैंने ही एडमिट किया, इसीलिए इसके रूम में मेरी ड्यूटी लग गई। मगर वो लड़का तो जान की आफत बन गया। मैं जब भी उसे इंजेक्शन लगाने जाती तो वो बुरी निगाहों से मुझे देखता और एक दिन तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया
मैंने हाथ छुड़ाकर उसे बुरा भला कहा और कमरे से निकल लाई। इसके बाद मैंने अनु को इंजेक्शन लगाने के लिए वहाँ भेजा, मगर उसने जिद पकड़ ली कि वो सिर्फ मुझसे ही इंजेक्शन लगवाएगा और यह बात अस्पताल के मालिक तक जा पहुंची। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि अपना काम मुझे खुद करना पड़ेगा और मजबूरन मुझे उसके कमरे में जाना पड़ा। मगर मैं अकेली नहीं गई, अपने साथ अनु को लेकर गई थी, पर वो तो बहुत ही बदतमीज था। उसने पैसे के बदले मेरे इज्जत का सौदा करना चाहा और फिर उसने दोबारा से गंदा हरकत किया तो मेरा हाथ उठ गया और यह थप्पड़ मुझे इतना महंगा पड़ेगा यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुझे धमकी दिया कि तुझे अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर है, तू जैसी तो मेरे आगे पीछे फिरती हैं। फिर 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर जो होने वाला था वो मेरे गुमान में नहीं था। एक दिन मैं अस्पताल से बाहर निकली तो वही लड़का मेरे सामने अचानक आ गया और बहुत तेजी से उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। फिर मेरे जैसे आवाज़ हवा में गूंजने लगी। मैं 1 हफ्ते तक आईसीयू में रही। इस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो हुई, मगर वो पैसे वाले लोग थे, इसीलिए बड़ी आसानी से बच निकले। मगर मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेजाब से मेरे चेहरे की एक साइड झुलस गई थी। लड़के के बाप ने मेरा इलाज करवाने के लिए एक मोटी रकम अस्पताल वालों को दे दी थी, जिसमें मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। मगर चेहरा अपनी असल हालत में तो कभी नहीं आ सकता था, पर हाँ थोड़ा बेहतर हो गया था। इस हादसे ने मेरे दिल और दिमाग पर बहुत असर डाला। मेरी माँ जहाँ काम करती थी, इस बंगले के मालिक ने मेरा केस लड़ने के लिए अपील की और कुछ वक्त केस चलता रहा। मगर जिसने यह सब करवाया था वो तो पहले ही शहर से बाहर जा चुका था और वैसे भी इसके पकड़े जाने से मेरी जिंदगी और शक्ल तो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती। इस सब के दौरान मेरी दोस्त अनु और मेरी मालकिन ने मेरा बहुत साथ दिया। जब इस हादसे को कुछ महीने गुजर गए तो अनु के पापा ने उसकी शादी करवा दी और वो दूसरे शहर चली गई। वहाँ से इसके साथ मेरा फ़ोन पर बातचीत होता था। फिर मेरी मालकिन ने मेरा रिश्ता तय करवा दिया। मालकिन के बंगले में जो चौकीदार था उसकी बीवी ने अपने जानने वाले में मेरा रिश्ता करवाया। वो लोग मेरे साथ हुए हादसे के बारे में सब जानते थे, बल्कि मुझे देखने भी आए थे। मगर उनका मुंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद था क्योंकि मालकिन ने उनके बेटे को नौकरी दिलवाने का वादा किया और भारी दहेज भी दिया। वो लालची किस्म के लोग थे, मगर इस दुनिया की असली सच्चाई यही है कि जहाँ पैसे हो वहाँ पर हर ऐप छुप जाते हैं। इस तरह मेरी शादी महेश से हो गई। महेश भी अपनी माँ और बहनों जैसा लालची था, मगर मेरी मालकिन की वजह से इसे अच्छी जॉब मिल गई थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। मगर उसकी पढ़ाई भी किसी काम की नहीं जब परवरिश में लालच और खुदगर्जी छुपी हो। मेरे ससुराल में मेरी सास और महेश के अलावा मेरी 2 ननद थी। कहने को तो वो मेरे पति महेश से छोटी थी, मगर माँ और भाई पर उनका पूरा राज था और मैं तो किसी के लिए भी अहम नहीं थी। वो तो बस मालकिन ने दहेज से घर भर दिया था, इसीलिए मुझे बर्दाश्त करके कुछ एहसान किया जा रहा था। इस एहसान को मेरी सास सुबह शाम मुझे याद दिलाती। मेरी ननद थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थी और उनका ख्याल था कि पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं होता, बस जमाने के साथ चलना आना चाहिए, तब इंसान की पहचान बनती है। इसीलिए वो दोनों हर वक्त सर से पैर तक सजी सवरी रहती। एक बार मैंने अपने सास से कहा कि कुंवारी लड़कियों का इस तरह सजना संवरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज के ज़माने में लड़की जितनी शादी रहेगी उतने ही अच्छे रिश्ते मिलेंगे। मगर मेरी सास तो मेरे गले ही पड़ गई। कहने लगी कि खुद को तो देखो, बस सूरत है और अकल भी नहीं है, इसीलिए मेरे बेटियों से जलती है। उस दिन के बाद मैंने सास को कुछ भी नहीं कहा। मैं सारा दिन काम करती, जरा आराम करने अपने कमरे में जाती तो उसी वक्त ननद या सास की आवाज़ आ जाती, क्योंकि वो लोग शाम की चाय जरूर पीते थे और चाय के साथ कुछ नमकीन चीज़ होनी भी ज़रूरी थी। कभी समोसे तो कभी पकौड़े बनाकर तैयार करने पड़ते थे। जो हुक्म मिलता था मैं वो पूरा करती और फिर रात के खाने का ऑर्डर मिल जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि महज की तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। इस घर में 2 वक्त का खाना अलग अलग बनता और रात के खाने में तो कम से कम 2 तरह के पकवान बनते ही बनते थे।
और साथ चावल भी, क्योंकि छोटी ननद को रात के खाने में चावल पसंद था। फिर मुझे एक दिन यूँ मालूम हुआ कि मेरे ससुर सरकारी ऑफिसर थे और उनकी पेंशन भी आया करता है, और फिर मेरे पति की सारी तनख्वाह भी उनके ही हाथ में जाया करता था। उनका बस चलता तो मुझे नौकरी पर दोबारा भेज देती, मगर वो तो मालकिन ने मना किया हुआ था। मेरे शादी को 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं थी। मेरी सास मुझे इस बात के भी ताने देने लग गई थी, और फिर मेरी बड़ी ननद की शादी पक्की हो गई, जिसके लिए मेरे पति ने कर्ज लिया और बहन को धूमधाम से विदा कर दिया। अब एक ननद बाकी थी और मेरी सास चाहती थी कि उनकी भी शादी ऐसे ही हो जाए, मगर इससे पहले मेरी जिंदगी में एक और कयामत टूट पड़ी। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो मोहताज हो गए और वो पूरे तौर पर 3 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गए। इस दौरान घर खर्ची पर बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। इसीलिए तंग आकर मैंने सास की इजाज़त से एक अस्पताल में दोबारा नर्स की नौकरी कर ली। सुबह को काम करके मैं अस्पताल जाती और 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करके जब वापस आती तो सारे घर का काम मेरे इंतजार कर रहे होते। मैं ही खाना बनाती और सबको खिलाती। मेरी ननद किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऊपर से कर्ज की किस्त भी चुकानी पड़ती थी, जो ननद की शादी पर महज ने ली थी। मैंने अस्पताल के डॉक्टर से बात किया कि वो महज की नकली टांग लगवा दे, ताकि वो अपनी नौकरी पर जा सके। वहाँ तो इसे कुर्सी पर बैठकर ही काम करना था, इसीलिए मैं चाहती थी कि नकली टांग लग जाए तो मैं अपनी तनख्वाह से पैसे देती रहूंगी। मगर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम मेरे घर में मेरी बीबी को संभालने की नौकरी कर लो, फिर मैं तुम्हारा यह काम बिल्कुल फ्री में करवा दूंगा। मैंने फौरन हाँ कर दी और दूसरे दिन डॉक्टर के घर चली गई। डॉक्टर की बीबी बीमार थी और मुझे नर्स के तौर पर उसे संभालना था, मगर मुझे 1 हफ्ते में ही अंदाजा हो गया कि कोई और नर्स क्यों डॉक्टर के घर में नहीं टिकती थी। दरअसल डॉक्टर की बीबी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वह न सिर्फ खाना अपनी मर्जी से खाती थी, बल्कि बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने कपड़े से लेकर बालों की सेटिंग तक उनकी मर्जी की चाहिए होती थी। उनकी सेवा के लिए 2 लोग थे, एक मैं थी और एक दूसरी नौकरानी थी, जो उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों और बाकी चीज़ों का देखभाल करती थी। मगर धीरे धीरे वो मुझ पर भरोसा करने लग गई। मुझे उनके पास काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। इस दौरान डॉक्टर साहब ने मेरे पति की नकली टांग भी लगवा दी थी और वो दोबारा जॉब पर जाने लगा था। मगर अब मेरे पति के मिजाज में काफ़ी बदलाव भी आ गया था। अब वो मेरी बहुत इज्जत करने लगा था। इसी तरह मालकिन के पास काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे और मैं उनके पास 24 घंटे तो नहीं रहती थी। मेरी ड्यूटी तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक थी। बस इसके बाद दूसरी नौकरानी उनको देखती थी। इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो एक दिन मुझ पर ऐसा राज खुला कि मेरी रूह कांप गई। कुछ यूँ कि मैं एक शाम को अपनी ननद के साथ बाजार गई। मेरी दूसरी ननद की शादी थी तो उनके लिए खरीदारी करनी थी, मगर मैंने देखा कि डॉक्टर की बीबी बाजार में किसी औरत के साथ फिर रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो तो बिस्तर पर पड़ी थी और उठकर चल भी नहीं सकती। फिर मैंने कैसे देख लिया। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से भीड़ की वजह से वो मेरी नज़रों से गायब हो गई। फिर घर आने के बाद मेरा दिमाग उलझा रहा, मगर मैंने किसी से बात नहीं की। और फिर जब दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर गई तो मालकिन को रोज की तरह बिस्तर पर पड़े देखा, तो फिर मुझे और परेशानी होने लगी। मगर कुछ देर बाद मुझे मालकिन ने अपने पास बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गई। तब वो कहने लगी कि देखो आरूही, मैं जानती हूँ तुमने कल मुझे बाजार में देखा था और मुझे यह भी पता है कि तुम परेशान हो कि मैं वहाँ कैसे नजर आई। फिर वो उठकर बैठ गई और बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्टर साहब ने मुझे किसी शादी में देखकर पसंद किया था और फिर मेरे घर रिश्ता भेजकर मुझसे शादी कर ली, मगर मैं गरीब घर से थी और डॉक्टर साहब बहुत बड़े अस्पताल के मालिक थे। इसीलिए उन्होंने मुझ पर कई तरह के पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। मैं अपने मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, अपने गरीब रिश्तेदारों से मिल नहीं सकती थी। वो मुझ पर शक भी करते थे, जिसकी वजह से मैं लगातार दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी
और डिप्रेशन में चली गई और मैं चाहती थी कि डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरे बीमार होने पर मुझे अच्छा से अच्छा इलाज दिया। मुझे समझने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही 2 साल गुजर गए। अब कहीं जाकर उनको समझ आने लगी है, मगर अब मेरा दिल उनकी तरफ से टूट गया है। मैं पिछले 5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बीमार रहने का ड्रामा करती हूँ कि मैं बीमार हूँ ताकि वो मुझसे दूर ही रहें और दूसरी शादी कर ले, मगर जो है अब तक तुम्हारे सामने है। कल शाम मैं अपनी बहन के साथ गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब तो वैसे भी रात को देर से आते हैं। मैं यह सब सुनकर खामोश हो गई। उनकी दिमागी हालत में समझ रही थी। मैंने तय किया कि मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगी और फिर अगले दिन मैंने उनसे बात की। वो शर्मिंदा से नजर आने लगे और उन्होंने कहा कि उनसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्हें अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिला था। वो कहने लगे, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब से बात करके जब मैं घर पहुंची तो मेरी बड़ी ननद आई हुई थी और बहुत रो रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगी कि भाभी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरी सास भी रोने लगी और मुझे बताया कि मेरी ननद के पति ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो पैसे की डिमांड कर रहा है। मैंने अपनी ननद और सास को तसल्ली दी और महज को कमरे में लेकर गई। महज से बात की और अलमारी से अपना जेवर निकाल कर उसे दे दिया कि बहन का घर बचाना ज़्यादा जरूरी है। तब मैंने जिंदगी में पहली बार महज की नज़रों में अपने लिए प्यार एहसास किया था। उसने भी अपनी की गई सब गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। कुछ दिन बाद मेरी ननद का पति खुद घर आया और उसे ले गया। छोटी ननद की शादी के लिए डॉक्टर साहब और मालकिन से छुट्टी लेने गई तो मैंने देखा कि वो दोनों लॉन में बैठे हंस बोल रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो दोनों उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब की बीबी ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से 2 टूटे हुए दिल जुड़ गए थे। जब मैं घर आई तो मेरे पति ने मुझे नौकरी छोड़ने को कह दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं और काम करूं। आज इस बात को 2-4 साल गुजर चुके हैं। मेरी ननद अपने घरों में खुश है। सास का देहांत हो चुका है और मेरे आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं। मैं कभी कभी डॉक्टर साहब की बीबी और अपनी पुरानी मालकिन से भी मिलने जाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के दम से ही दुनिया बसी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।